एडू नोटबुक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान के एक बहुत ही बुनियादी हिस्से पर चर्चा करने जा रहे हैं। जी, भाग 1 और भाग 2। भाग 1 जो संघ और उसके राज्य क्षेत्र से जुड़ा है, और भाग 2 जो नागरिकता के बारे में है। और हम अनुच्छेद 1 से 11 तक को एक-एक करके बिल्कुल सरल भाषा में समझेंगे। हाँ, ठीक वैसे ही जैसे एक लाइव ऑनलाइन क्लास में होता है। इस चर्चा का लक्ष्य है कि ये जो थोड़े जटिल अनुच्छेद हैं, उन्हें परीक्षा के नजरिए से समझना और याद रखना, ताकि सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो शुरू करें? चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले भाग 1, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। इसमें 4 अनुच्छेद हैं, 1 से 4 तक। और इसकी सबसे पहली और सबसे जरूरी बात जो संविधान कहता है वो ये है कि भारत राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। हाँ, यूनियन ऑफ स्टेट्स, ना कि फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। और इस अंतर को समझना बहुत जरूरी है ना? बहुत जरूरी है। देखिए, राज्यों का संघ कहने के पीछे 2 मुख्य कारण थे। पहला, ये कि भारत का संघ राज्यों के बीच किसी समझौते का नतीजा नहीं है। जैसे अमेरिका में हुआ था कि राज्य साथ आए और उन्होंने एक देश बनाया, वैसा नहीं। बिल्कुल। भारत पहले से एक इकाई था जिसे प्रशासनिक सुविधा के लिए राज्यों में बांटा गया। और दूसरा, जो शायद इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, कि किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। एग्जैक्टली। संघ अविनाशी है, उसे तोड़ा नहीं जा सकता। अच्छा, तो इस संघ के क्षेत्र में क्या क्या आता है? इसमें 3 तरह के क्षेत्र आते हैं। एक तो राज्यों के क्षेत्र हो गए, दूसरा संघ राज्य क्षेत्र मतलब यूनियन टेरिटरीज, और तीसरा वो क्षेत्र जिन्हें भारत सरकार भविष्य में अधिग्रहित कर सकती है। जी। तो अब आते हैं अनुच्छेद 1 पर। ये क्या कहता है? अनुच्छेद 1 देश का नाम बताता है, इंडिया अर्थात भारत, और ये दोहराता है कि ये राज्यों का संघ होगा। और आज की तारीख में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनका जिक्र पहली अनुसूची में है। जी। और यहीं पर वो मशहूर बात आती है जो परीक्षाओं में अक्सर पूछी जाती है, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। हाँ, इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। ये सुनने में थोड़ा विरोधाभासी लगता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा मतलब है कि संसद राज्यों का नक्शा बदल सकती है, उनकी सीमाएं, उनका नाम, सब कुछ। यानी राज्य विनाशी हैं। लेकिन कोई भी राज्य भारत संघ से अलग नहीं हो सकता, इसलिए संघ अविनाशी है। अच्छा, तो राज्यों का नक्शा बदलने की जो ये शक्ति है, ये कहाँ से मिलती है? यहीं पे शायद अनुच्छेद 2 और 3 आते हैं। बिल्कुल, और इन दोनों में अक्सर कंफ्यूजन होता है। तो चलिए इसे क्लियर करते हैं। अनुच्छेद 2 क्या है? अनुच्छेद 2 का संबंध बाहरी बदलावों से है। मतलब ये संसद को शक्ति देता है कि वो भारत में नए राज्यों को शामिल करे, ऐसे राज्य जो पहले से भारत का हिस्सा नहीं थे। इसका सबसे अच्छा उदाहरण सिक्किम होगा, या नाम में कोई भी परिवर्तन करना, जैसे तेलंगाना का आंध्र प्रदेश से अलग होकर बनना। हाँ, या फिर छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड का बनना। ये सब अनुच्छेद 3 के तहत हुए। तो सीधी सी बात है, अनुच्छेद 2 बाहर से जोड़ने के लिए और अनुच्छेद 3 अंदर के नक्शे को बदलने के लिए। बिल्कुल। और अब आता है सबसे दिलचस्प हिस्सा, अनुच्छेद 4। अच्छा, वो क्या है? अनुच्छेद 4 ये कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत किया गया कोई भी बदलाव अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। 1 मिनट, संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि संसद ये कानून एक साधारण बहुमत मतलब सिंपल मेजॉरिटी से पास कर सकती है। कोई स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत नहीं है? कोई जरूरत नहीं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये तो केंद्र को बहुत बड़ी शक्ति देता है। जी, देता है। जब हम राज्यों के पुनर्गठन की बात कर ही रहे हैं, तो आजादी के बाद भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग बहुत उठी थी। हाँ, बहुत जबरदस्त मांग थी, लेकिन शुरुआत में सरकार इसके खिलाफ थी। 1948 में धरा योग और फिर जेवीपी समिति। जेवीपी मतलब जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। हाँ, इन दोनों ने ही भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया था। फिर फैसला बदला कैसे? एक निर्णायक मोड़ आया 1952 में। पोट्टी श्रीरामुलु, जो तेलुगु भाषियों के लिए अलग आंध्र प्रदेश की मांग कर रहे थे, उन्होंने 56 दिनों का अनशन किया, जिसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। और उसके बाद तो जाहिर है हालात बिगड़ गए होंगे। हाँ, बहुत हिंसा हुई। सरकार पर इतना दबाव बना कि 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य बना। और इसी के बाद फजल अली आयोग बना। जी। 1953 में फजल अली आयोग बना
और उसने आखिर में ये स्वीकार किया कि राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर किया जा सकता है। तो ये तो हुई भाग 1 की बात, जिसने देश की सीमाओं और जमीन को परिभाषित किया। अब आते हैं भाग 2 पर, जो इस जमीन पर रहने वाले लोगों को यानी नागरिकों को परिभाषित करता है। नागरिकता, सिटीजनशिप, अनुच्छेद 5 से 11 तक। बिल्कुल। भारत में नागरिकता का जो प्रावधान है वो हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है जी। और ये एकल नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप। मतलब आप सिर्फ भारत के नागरिक हैं, किसी राज्य के नहीं। जी हाँ, और इस पर जो सबसे महत्वपूर्ण कानून है वो है नागरिकता अधिनियम 1955। ठीक है, तो जब संविधान शुरू हुआ यानी 26 जनवरी 1950 को, तब नागरिकता कैसे तय की गई? ये उस समय की सबसे बड़ी चुनौती थी। तो अनुच्छेद 5 उन लोगों के लिए था जिनका भारत में अधिवास मतलब डोमिसाइल था और वो कुछ शर्तें पूरी करते थे। जैसे भारत में जन्म हुआ हो या माता पिता भारतीय हों। हाँ, फिर अनुच्छेद 6 उन लोगों के लिए था जो पाकिस्तान से भारत आए थे। यहाँ पर एक तारीख बहुत जरूरी है, 19 जुलाई 1948। बिल्कुल, क्योंकि इसी दिन परमिट सिस्टम शुरू हुआ था। इस तारीख के बाद आने वालों के लिए नियम थोड़े अलग थे। और अनुच्छेद 7? अनुच्छेद 7 उन लोगों के लिए था जो पहले भारत से पाकिस्तान चले गए लेकिन बाद में वापस भारत लौट आया। ये तो बहुत ही जटिल स्थिति रही होगी। बहुत ज्यादा। अब अनुच्छेद 8 और 9 की बात करते हैं। अनुच्छेद 8 विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों माने PIOs के लिए नागरिकता का प्रावधान करता है। और अनुच्छेद 9, ये मुझे लगता है बहुत स्पष्ट है। बहुत ज्यादा स्पष्ट। ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप समाप्त हो जाएगी। मतलब दोहरी नागरिकता की कोई गुंजाइश नहीं। कोई गुंजाइश नहीं। ठीक है, और फिर आते हैं अनुच्छेद 10 और 11 जो संसद की शक्ति के बारे में है। जी, अनुच्छेद 10 कहता है कि किसी की नागरिकता बनी रहेगी और उसे सिर्फ कानून के अनुसार ही छीना जा सकता है। और अनुच्छेद 11? अनुच्छेद 11 नागरिकता के अर्जन मतलब एक्विजिशन और समाप्ति मतलब टर्मिनेशन पर कानून बनाने की सारी शक्ति सिर्फ और सिर्फ संसद को देता है। और इसी शक्ति का इस्तेमाल करके संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया। बिल्कुल सही। आज नागरिकता से जुड़े ज्यादातर मामले इसी एक्ट से तय होते हैं। तो इस एक्ट के हिसाब से नागरिकता पाने के क्या तरीके हैं? 5 तरीके हैं। 5? हाँ। पहला जन्म से, बाय बर्थ। दूसरा वंशानुगत, बाय डिसेंट, मतलब अगर आपके माता या पिता में से कोई भारतीय है। ठीक है। तीसरा है पंजीकरण द्वारा, बाय रजिस्ट्रेशन। इसके लिए आपको कम से कम 7 साल भारत में रहना होता है। अच्छा, और चौथा? चौथा है देशीकरण द्वारा, बाय नेचुरलाइजेशन। ये किसी विदेशी के लिए है जो करीब 12 साल भारत में रहा हो और उसे यहाँ की कोई भाषा आती हो। और पांचवा तरीका? पांचवा है क्षेत्र समाविष्ट द्वारा, मतलब अगर कोई नया क्षेत्र भारत का हिस्सा बनता है तो वहां के लोगों को नागरिकता दी जाती है। जैसे नागरिकता मिलती है वैसे खत्म भी हो सकती है। हाँ, उसके 3 तरीके हैं। वो क्या है? पहला परित्याग, मतलब आप खुद अपनी नागरिकता छोड़ दें। दूसरा पर्यावासन, जो अनुच्छेद 9 वाली बात है कि दूसरे देश की नागरिकता ले ली। और तीसरा? तीसरा है वंचित करना, मतलब सरकार आपकी नागरिकता छीन सकती है। लेकिन ऐसा किन हालातों में हो सकता है? जैसे धोखाधड़ी से नागरिकता लेने पर, या देशद्रोह करने पर, या फिर लगातार 7 साल तक भारत से बाहर रहने पर। एक और टर्म है जो बहुत सुनने में आता है, OCI, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ये क्या है? क्या ये दोहरी नागरिकता है? नहीं, ये दोहरी नागरिकता बिल्कुल नहीं है। OCI कार्ड धारकों को भारतीय विदेशी नागरिक कहते हैं। तो फिर इन्हें मिलता क्या है? इन्हें भारत आने के लिए एक तरह का आजीवन वीजा मिलता है। लेकिन ये बहुत जरूरी है, इन्हें भारत में वोट देने या चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होता। अच्छा, तो ये नागरिक नहीं है, बस एक विशेष सुविधा है। जी बिल्कुल, ये भारत का अपने प्रवासी समुदाय से जुड़ने का एक तरीका है। बस ये ध्यान रखना होता है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के नागरिकों को ये सुविधा नहीं मिलती। बहुत दिलचस्प। तो चलिए एक क्विक रिवीजन करते हैं अनुच्छेद 1 से 11 तक का। जरूर। अनुच्छेद 1 भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2 नए राज्यों का बाहरी प्रवेश। अनुच्छेद 3 राज्यों का आंतरिक पुनर्गठन। अनुच्छेद 4 अनुच्छेद 2 और 3 की प्रक्रिया जो संविधान संशोधन नहीं है। फिर अनुच्छेद 5 से 8 संविधान की शुरुआत में नागरिकता के बारे में। अनुच्छेद 9 विदेशी नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता की समाप्ति। और अनुच्छेद 10 और 11 नागरिकता पर कानून बनाने की संसद की शक्ति। बिल्कुल। तो जैसा हमने चर्चा की, ये वाक्य कि भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है,
ये हमारे देश की पूरी संरचना का सार बता देता है। हाँ, ये दिखाता है कि प्रशासनिक सुविधा के लिए राज्यों को तो बदला जा सकता है, लेकिन देश की एकता और अखंडता स्थायी है, अटूट है। उम्मीद है कि भाग 1 और भाग 2 के सभी महत्वपूर्ण बिंदु अब स्पष्ट हो गए होंगे। आपकी परीक्षाओं के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो चलिए इस दिलचस्प और ज्ञानवर्धक चर्चा को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला सवाल बहुत ही बुनियादी है। संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को कैसे परिभाषित करता है? इसके विकल्प हैं: ए, राज्यों का समूह; बी, राज्यों का संघ मतलब यूनियन ऑफ स्टेट्स; सी, फेडरेशन; या डी, परिसंघ। इसका सही जवाब है बी, राज्यों का संघ। राज्यों का संघ। जी हाँ, और यहाँ ये यूनियन ऑफ स्टेट्स फ्रेज बहुत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इस पर बहुत जोर दिया था। उन्होंने साफ किया कि भारत को यूनियन इसलिए कहा गया क्योंकि ये राज्यों के बीच किसी समझौते का नतीजा नहीं है। अच्छा। और सबसे जरूरी बात, किसी भी राज्य को देश से अलग होने का अधिकार नहीं है। ये संघ अटूट है। समझ गया। तो यूनियन शब्द अखंडता पर जोर देता है। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, मतलब वो राज्य जो पहले से भारत का हिस्सा नहीं है, ये किस अनुच्छेद के तहत आता है? अनुच्छेद 1, 2, 3 या 4? इसका सही उत्तर है बी, अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2? जी, और यहाँ अनुच्छेद 2 और 3 में एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण अंतर है। अनुच्छेद 2 संसद को बाहरी क्षेत्रों को भारत में शामिल करने की शक्ति देता है, जैसे सिक्किम को भारत में मिलाया गया था। अच्छा, बाहरी क्षेत्र। हाँ, जबकि अनुच्छेद 3 जो है वो मौजूदा राज्यों के अंदर बदलाव करने से संबंधित है। तो इसी से अगला सवाल जुड़ा है। किसी मौजूदा राज्य की सीमा, नाम या क्षेत्र बदलने की शक्ति आखिर किसके पास है? राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, संसद या फिर राज्य की विधानसभा? इसका जवाब एकदम साफ है, सी, संसद। संसद। जी हाँ, अनुच्छेद 3 के तहत ये शक्ति पूरी तरह से संसद के पास है। संसद एक कानून बनाकर किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकती है, घटा सकती है, उसकी सीमा बदल सकती है या उसका नाम तक बदल सकती है। इसका कोई हाल का उदाहरण? बिल्कुल, जैसे 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना का निर्माण किया गया था। अच्छा, वो इसी अनुच्छेद के तहत हुआ। अच्छा, ये एक दिलचस्प सवाल है। अनुच्छेद 2 और 3 के तहत जो भी बदलाव किए जाते हैं, उनके लिए किस तरह के बहुमत मतलब मेजॉरिटी की जरूरत होती है? क्या वो विशेष बहुमत है, साधारण बहुमत, पूर्ण बहुमत या राज्यों का अनुसमर्थन भी चाहिए? इसका उत्तर है बी, साधारण बहुमत यानी सिंपल मेजॉरिटी। सिर्फ साधारण बहुमत? हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 4 ये साफ करता है कि ऐसे बदलावों को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। इसका मतलब है कि संसद इन्हें बस एक साधारण बहुमत से पास कर सकती है। इसके लिए विशेष बहुमत की जटिल प्रक्रिया की जरूरत नहीं होती। मतलब ये प्रक्रिया काफी सीधी है। अब जरा राज्यों के पुनर्गठन के इतिहास पर आते हैं। 1948 में किस आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन के लिए भाषाई आधार का विरोध किया था? फजल अली आयोग, धर आयोग और जेबीपी समिति या सरकारिया आयोग? इसका सही जवाब है बी, धर आयोग और जेवीपी समिति। दोनों ने आजादी के तुरंत बाद 1948 में पहले एस.के. धर की अध्यक्षता में एक आयोग बना और फिर जेवीपी समिति, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया थे। इन दोनों ने ही भाषा के आधार पर राज्यों के गठन को देश की एकता के लिए एक तरह का खतरा माना और इसे अस्वीकार कर दिया। लेकिन इसके बावजूद भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? मद्रास, आंध्र प्रदेश, गुजरात या पंजाब? ये कहानी बहुत नाटकीय है। इसका सही उत्तर है बी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। जी, हुआ ये कि तेलुगु भाषी लोगों के लिए अलग राज्य की मांग करते हुए पोट्टी श्रीमुरुलु ने 56 दिन का अनशन किया, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद इतने हिंसक प्रदर्शन हुए कि सरकार को झुकना पड़ा और 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन हो गया। तो इसी घटना के बाद सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया होगा? बिल्कुल। अगला सवाल शायद इसी पर है। हाँ, राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसे फजल अली आयोग भी कहते हैं, उसका गठन कब किया गया? 1950, 1953 या 1956? इसका सही जवाब है बी, 1953।
आंध्र प्रदेश के गठन के बाद देश के दूसरे हिस्सों से भी भाषा के आधार पर राज्यों की मांग उठने लगी। इसलिए 1953 में फजल अली आयोग का गठन हुआ। इस आयोग ने भाषाई आधार को स्वीकार तो किया, लेकिन एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को खारिज कर दिया। अच्छा। और इसी की सिफारिशों पर 1956 में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। चलिए एक बार फिर से अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर को परखते हैं। इनमें से कौन सा उदाहरण अनुच्छेद 2 का है, मतलब बाहरी क्षेत्र को शामिल करने का? छत्तीसगढ़ का गठन, तेलंगाना का गठन, सिक्किम का विलय या उत्तराखंड का गठन? इसका सही उत्तर है सी, सिक्किम का विलय। सिक्किम का विलय बिल्कुल सही, क्योंकि छत्तीसगढ़, तेलंगाना और उत्तराखंड ये सभी मौजूदा राज्यों के आंतरिक पुनर्गठन से बने थे, जो अनुच्छेद 3 के तहत आता है। सही। सिक्किम पहले भारत का हिस्सा नहीं था, उसे एक बाहरी क्षेत्र के रूप में भारत में शामिल किया गया। इसलिए यह अनुच्छेद 2 का एक क्लासिक उदाहरण है। बहुत बढ़िया। तो ये था भाग 1। अब हम संविधान के भाग 2 पर आते हैं, यानी नागरिकता। हाँ। मेरा पहला सवाल है कि भारतीय संविधान में एकल नागरिकता या सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान किस देश से लिया गया है? अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा या आयरलैंड? इसका सही उत्तर है बी, ब्रिटेन। भारत में हम सिर्फ भारत के नागरिक हैं, किसी राज्य के नागरिक नहीं, जैसे हम महाराष्ट्रियन या पंजाबी नागरिक नहीं हैं। ये ब्रिटेन से लिया गया कॉन्सेप्ट है? जी, इसके ठीक उल्टा अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, जहां व्यक्ति देश का नागरिक भी होता है और अपने राज्य का भी। तो संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? ये तो अब तक साफ हो ही गया होगा। भाग 1, 2, 3 या 4? हाँ, ये आसान है। सही जवाब है बी, भाग 2, जिसमें अनुच्छेद 5 से 11 हैं। भाग 2। पर यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है। संविधान का भाग 2 सिर्फ यह बताता है कि 26 जनवरी 1950 को, यानी संविधान लागू होने के दिन, कौन भारत का नागरिक था। मतलब ये एक तरह का स्नैपशॉट है। बिल्कुल। भविष्य में नागरिकता कैसे मिलेगी या कैसे समाप्त होगी, इस पर कानून बनाने की पूरी शक्ति संसद को दी गई है। अच्छा, तो अनुच्छेद 6 किन व्यक्तियों की नागरिकता से संबंधित है? विदेश में रहने वाले भारतीय, पाकिस्तान से भारत आए लोग या भारत से पाकिस्तान गए लोग? इसका सही जवाब है बी, पाकिस्तान से भारत आए लोग। ये अनुच्छेद सीधे सीधे विभाजन की त्रासदी से जुड़ा है। ये उन लोगों की नागरिकता के बारे में प्रावधान करता है जो बंटवारे के समय पाकिस्तान के क्षेत्र से भारत आ गए थे। और इसी से जुड़ा एक और सवाल है, नागरिकता के संदर्भ में परमिट सिस्टम लागू होने की कट ऑफ तारीख क्या थी? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 19 जुलाई 1948 या 1 मार्च 1947? ये तारीख बहुत महत्वपूर्ण थी। सही जवाब है सी, 19 जुलाई 1948। 19 जुलाई 1948? जी। जो लोग इस तारीख से पहले पाकिस्तान से भारत आ गए, वे आसानी से नागरिक बन गए। लेकिन जो लोग इसके बाद आए, उन्हें एक परमिट लेना पड़ता था, पंजीकरण कराना होता था और भारत में कम से कम 6 महीने रहना होता था। अच्छा, और अनुच्छेद 8 वो किन लोगों के नागरिकता अधिकारों की बात करता है? पाकिस्तान जाने वाले, भारतीय मूल के व्यक्ति जो विदेश में रहते हैं या विदेशी पर्यटक? इसका सही उत्तर है बी, भारतीय मूल के व्यक्ति यानी PIO जो विदेश में रहते हैं। ये अनुच्छेद उन लोगों के लिए था जिनके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए थे, लेकिन वे खुद विदेश में रह रहे थे। वे अपने देश के भारतीय दूतावास में पंजीकरण कराकर नागरिकता प्राप्त कर सकते थे। एक बहुत सीधा सवाल, अगर कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो क्या होगा? ये अनुच्छेद 9 के बारे में है। क्या उसे दोहरी नागरिकता मिलेगी या उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप समाप्त हो जाएगी या कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? उत्तर स्पष्ट है बी, भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 9 इस मामले में बिल्कुल साफ है, नो ड्यूअल सिटीजनशिप। जैसे ही आपने किसी और देश की नागरिकता ली, आपकी भारतीय नागरिकता उसी क्षण खत्म हो जाती है। हमने पहले बात की थी कि भविष्य के लिए नागरिकता पर कानून बनाने की शक्ति संसद को दी गई है। ये शक्ति किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 9, 10 या 11? सही जवाब है सी, अनुच्छेद 11। तो इसी अनुच्छेद 11 का प्रयोग करके संसद ने कौन सा प्रमुख कानून पारित किया? नागरिकता अधिनियम 1950, नागरिकता अधिनियम 1955 या पासपोर्ट अधिनियम 1967? इसका सही जवाब है बी, नागरिकता अधिनियम 1955। बिल्कुल।
आज के समय में भारत की नागरिकता कैसे मिलती है और कैसे समाप्त होती है, ये सब कुछ इसी नागरिकता अधिनियम 1955 और उसमें समय समय पर हुए संशोधनों द्वारा तय होता है। तो इस नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता प्राप्त करने के कितने तरीके हैं? 3, 4, 5 या 6? इसके कुल 5 तरीके हैं। 5 तरीके? जी। पहला जन्म से, दूसरा वंश से, तीसरा पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन द्वारा, चौथा देशीकरण यानी नेचुरलाइजेशन द्वारा, और पांचवां है किसी नए क्षेत्र को भारत में शामिल करने पर। इनमें से एक तरीका है देशीकरण या नेचुरलाइजेशन। इसके द्वारा नागरिकता पाने के लिए भारत में सामान्यतः कितने साल रहना जरूरी है? 5, 7, 10 या 12 वर्ष? इसके लिए 12 वर्ष का प्रावधान है। जी, इसकी कुछ शर्तें हैं, जैसे आवेदक का चरित्र अच्छा हो, उसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किसी एक भाषा का ज्ञान हो, और वो आवेदन से ठीक पहले 1 साल लगातार भारत में रहा हो, और कुल मिलाकर पिछले 14 वर्षों में से 11 साल भारत में रहा हो। ठीक है। अब जन्म से नागरिकता की बात करते हैं। इसका मुख्य आधार क्या है? माता पिता की राष्ट्रीयता, भारत की मिट्टी पर जन्म या धर्म? इसका मुख्य आधार है भारत की मिट्टी पर जन्म। इसे जिस-सोली का सिद्धांत कहते हैं। अगर किसी का जन्म भारत की भूमि पर हुआ है तो वो कुछ शर्तों के साथ भारत का नागरिक माना जाता है। एक और तरीका है पंजीकरण। इसके द्वारा नागरिकता के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने साल रहना अनिवार्य है? 1, 5, 7 या 10 वर्ष? इसके लिए सही जवाब है सी, 7 वर्ष। हाँ, पंजीकरण के लिए आवेदन करने से ठीक पहले कम से कम 7 साल तक भारत में रहना एक मुख्य शर्त है। तब नागरिकता समाप्त होने की बात करते हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार नागरिकता खोने के कितने तरीके हैं? 2, 3, 4 या 5? नागरिकता खोने के 3 तरीके हैं। 3 तरीके? जी। पहला है परित्याग, रिनाउंसिएशन, जब कोई व्यक्ति खुद अपनी नागरिकता छोड़ दे। दूसरा है पर्यावासन, टर्मिनेशन, जब कोई दूसरे देश की नागरिकता ले ले। और तीसरा है वंचित करना, डेप्रिवेशन, जब सरकार किसी व्यक्ति से उसकी नागरिकता छीन ले। तो सरकार किस आधार पर किसी को नागरिकता से वंचित कर सकती है? क्या फर्जी तरीके से नागरिकता लेना एक आधार है? हाँ। या संविधान के प्रति अनादर दिखाना? ये भी है। या लगातार 7 साल भारत से बाहर रहना? या ये सभी? सही जवाब है डी, उपरोक्त सभी। जी। अगर कोई धोखाधड़ी से नागरिकता लेता है, या युद्ध के समय दुश्मन देश की मदद करता है, या संविधान के प्रति निष्ठा नहीं दिखाता, तो सरकार अनिवार्य रूप से उसकी नागरिकता समाप्त कर सकती है। अब बात करते हैं पीआईओ और ओसीआई कार्ड की। किस साल के संशोधन द्वारा पीआईओ और ओसीआई कार्ड को मिला दिया गया था? 2005, 2010 या 2015? इन्हें मिलाया गया था साल सी, 2015 में। 2015 में पीआईओ कार्ड योजना को ओसीआई कार्ड योजना में मिला दिया गया ताकि प्रक्रिया को सरल बनाया जा सके। अब केवल ओसीआई कार्ड ही जारी किए जाते हैं। तो क्या ओसीआई कार्ड धारक को भारत में वोट देने का अधिकार है, हाँ या नहीं? इसका जवाब है बी, नहीं। ये एक बहुत ही आम कंफ्यूजन है। ओसीआई कार्ड धारक को भारत आने के लिए आजीवन वीजा मिलता है। वे यहाँ काम कर सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, लेकिन वोट नहीं दे सकते। बिल्कुल। उन्हें वोट देने का अधिकार, कोई संवैधानिक पद धारण करने का अधिकार या सरकारी नौकरी पाने का अधिकार नहीं होता। वे भारत के नागरिक नहीं होते। चलिए, हमारा आखिरी सवाल एक बहुत ही गहरे कॉन्सेप्ट पर है। भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। इसका क्या अर्थ है? पहला विकल्प है कि संघ और राज्य दोनों अविनाशी हैं। दूसरा है कि संघ कभी समाप्त नहीं हो सकता, लेकिन राज्यों की सीमाएं बदल सकती हैं। दूसरा विकल्प बी सही व्याख्या है। यह वाक्य भारतीय संघवाद का सार है। इसका मतलब है कि संसद राज्यों को खत्म कर सकती है, उनके नाम, उनकी सीमाएं बदल सकती है, यानी राज्य विनाशी हैं। लेकिन भारत एक संघ के रूप में अविनाशी है। कोई भी राज्य या शक्ति भारत की एकता को नहीं तोड़ सकती। चलिए एक नज़र में सब कुछ रिवाइज कर लेते हैं। जरूर। अनुच्छेद 1, भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 2, नए मतलब बाहरी राज्यों का प्रवेश। अनुच्छेद 3, मौजूदा राज्यों का आंतरिक पुनर्गठन। अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता से संबंधित है,
जो संविधान का भाग 2 है। और नागरिकता अधिनियम 1955 वो नागरिकता पाने के 5 तरीके और समाप्त होने के 3 तरीके बताता है। तो ये थी भारतीय संविधान के भाग 1 और 2 पर हमारी विस्तृत चर्चा। इन अनुच्छेदों को समझना ये समझने के लिए जरूरी है कि हमारा देश कैसे बना है और हम इसके नागरिक कैसे बनते हैं। बिल्कुल। और जाते जाते एक विचार सबके लिए छोड़कर जा रही हूँ। हमने देखा कि संसद साधारण बहुमत से किसी भी राज्य की सीमाओं को बदल सकती है या उसे समाप्त भी कर सकती है। इस पर सोचिएगा कि यह प्रावधान भारत में केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति संतुलन के बारे में क्या बताता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।